वेलकम यू स्टूडेंट्स लर्न टू इंस्पायर। हम चैप्टर 14 10th क्लास बायोलॉजी के जो शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो है ये चैप्टर रिप्रोडक्शन का है और इसमें हमारा जो है आज सेकंड जो है लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज के इस टॉपिक में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है हाउ फर्टिलाइजेशन occurs in major groups of plants। जो प्लांट्स की मेजर ग्रुप्स है उसमें फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म्स और यूनियन स्पर्म और एग जो है उसकी यूनियन जो है वो कैसे होती है। देखिएगा द मेजर प्लांट ग्रुप्स आर बॉसेस फर्न्स एंड सीड प्लांट्स। तीन तरह के जो है मेजर प्लांट्स ग्रुप्स हैं। ये बेसिकली जो है किंगडम प्लांटी में आते हैं। इनको एम्ब्रियोफाइट्स कहा जाता है। चैप्टर नंबर थर्ड में हमने पढ़ा था क्लास 9th में। These plants groups are use different methods for bringing the sperm and egg cells together। यानी फर्टिलाइजेशन जो है उसके लिए डिफरेंट मोड यूज करते हैं। नंबर वन आपके पास है इन mosses and ferns sperms are motile and can swim to egg cells। Therefore these plants require water for सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इनको बेसिकली जो है वाटर या मॉइस्चर चाहिए होता है और आमतौर पे ये उस जगह ग्रो करते हैं जब शेडी प्लेसेस होते हैं या जहाँ मॉइस्ट एरियाज होते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ द वाटर बॉडीज, और जो है या फिर डैम प्लेसेस में होते हैं जो है, और ड्यू वगैरह जो है वो भी इसमें हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट आपके पास जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो दो तरह के प्लांट्स आते हैं। एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एक कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। इन दोनों में पोलन ट्यूब बनती है जो बेसिकली स्पर्म को कैरी करती है एग की तरफ और उससे फर्टिलाइजेशन होती है। और इसको हमने आगे देखना भी है। इन मॉसेज एंड फर्न, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन मॉसेज एंड फर्न स्पर्म्स आर मोटाइल एंड कैन स्विम टू एग सेल्स। therefore these plants require water in the form of dew or rain for sexual reproduction। On the other hand, gymnosperms and angiosperms have special methods for carrying their sperms to egg cells. They do not need water। Next question देखिए, water for reproduction। Next आपके पास जो क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन आपके पास है व्हाई इज वाटर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन मॉसेस एंड फर्न्स। अभी हमने देखा कि बेसिकली वाटर क्या करता है, इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ये वही उसका जो है आंसर है, जो पॉइंट वहां पे गिवन था वही आंसर है। इन mosses and fern sperms are motile and can swim to egg cell। Therefore these plants require water in the form of dew or rain for sexual reproduction। याद रखिएगा इनके अंदर जो एग सेल है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बनता है और वो मूव नहीं करता, वो जो है उसमें मूवमेंट नहीं होती है। जो स्पर्म्स हैं दे हैव टू ट्रेवल टू एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन पाई जाती है। आमतौर पर प्लांट्स की जो साइकिल्स होते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स हैं उसके अंदर एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट और एक को कहते हैं गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ये गैमेटोफाइट बनाती है और जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट बनाती है। इस फिनोमिना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अच्छा, अब जो इसमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉइड होती है और जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो हैप्लॉइड होती है। ये आपके पास जो है इसकी जो है ये स्केच बना हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके पास स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉइड होता है। इसमें मियासिस होती है, मियासिस से स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स माइटोसिस से डेवलप होकर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फिर गैमीट्स बनाते हैं माइटोसिस से, और जो गैमीट्स की यूनियन से जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है चूंकि फिर डिप्लॉइड होता है, ये डेवलप होकर माइटोसिस से दोबारा स्पोरोफाइट जो है प्लांट बॉडी बना देता है। इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यानी अल्टरनेशन ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट with haploid gametophyte is called as alternation of generation। The phenomena in which two different generations alternate with each other during life cycle is known as alternation of generation। In this life cycle of plants, two different generations alternate with each other. One generation is diploid and produces spores. It is called sporophyte generation. And the other generation is haploid and produces gametes. It is called gametophyte generation। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है इन प्लांट्स व्हाट इज स्पोरोफाइट जनरेशन। प्लांट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, अभी दोबारा देख लेते हैं इसे।
In most plants, sporophyte generation is dominant. It means that it is big in size and is independent. Sporophyte produces haploid spores by meiosis. The spores develop into gametophyte. ये basically जो plants आपके पास angiosperms हैं या gymnosperms हैं, ये आजकल जो है इस दौर में जो है ये dominant plant है, खासतौर पे angiosperms हैं, ये dominant land plants हैं. तो इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स पाए जाते हैं, ये स्पोरोफाइट होती है और ये डिप्लॉयड होती है और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस, सॉरी बाय मेयोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन प्लांट्स व्हाट इज गैमेटोफाइट जनरेशन. अब गैमेटोफाइट के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं. इन मोस्ट प्लांट्स यूजुअली गैमेटोफाइट जनरेशन इज स्मॉल इन साइज एंड डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट. जो मॉसिस का आपने पढ़ा, मॉसिस के अंदर जो है ये जरा कंडीशन रिवर्स होती है, वहाँ गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेट होता है और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड करता है. उसके अलावा बाकी जितने प्लांट्स हैं उसके अंदर जो है जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है. It produces gametes by mitosis. The male and the female gametes fuse and form diploid zygote. The zygote undergoes repeated mitosis and develops into a new diploid sporophyte. यानी बेसिकली जो है जो गमीटोफाइट है ये साइज में छोटा होता है, फूड और न्यूट्रिशन के लिए ये डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे और ये बनाता है माइटोसिस से गैमीट्स. गैमीट्स की यूनियन से जाइगोट बनता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है और डेवलप होकर दोबारा जो है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बना देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है व्हाट इज ए फ्लावर. कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, आसान सा क्वेश्चन है. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन. द फ्लावर कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स. अब बेसिकली ये क्या होता है कि वर्ल्स की शक्ल में होते हैं जिसके कंपोनेंट्स होते हैं. या याद रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स पाए जाते हैं, बाकी सब में नहीं पाए जाते. मैं रिपीट कर रहा हूँ. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन. द फ्लावर कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स. यहाँ हम देख लेते हैं इसमें वर्ल्स कौन सी हैं, आगे हमारे ये क्वेश्चन रिपीट होने. नंबर 1 पे आपके पास सबसे नीचे सेपल्स हैं और सारी सेपल्स को कलेक्टिवली जो है वो केलेक्स कहते हैं. ये बेसिकली जब बड की स्टेट में होता है फ्लावर तो उसको ये प्रोटेक्ट करती हैं. उसके बाद आपके पास ये जो है ये सेकंड वर्ल्ड है ये आपके पास जो है ये ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होती हैं. तमाम पेटल्स को कलेक्टिवली जो है वो कोरोला कहते हैं. उसके बाद ये आपके पास जो है ये दिखाया गया एक स्टेमन जो है इसका एक जो स्टॉक है ये डंडी है इसको फिलामेंट कहते हैं. उसके ऊपर टॉप पे जाके एंथर्स लगते हैं. ये एंथर और फिलामेंट जो है ये स्टेमन का पार्ट होता है और स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट होता है फ्लावर का और इसको कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं. इसके बाद आपके पास जो है ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा जो ये कॉर्पल है, कॉर्पल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है. उसके नीचे ये स्ट्रॉयल है और नीचे बेसल ओवरी होती है. ओवरी में ओव्यूल होते हैं और कार्पल्स जो है ये पिस्टल जो होती हैं ये मिल्क के फोर्थ वॉल बनाती हैं जो सबसे अंदर होती है और ये कलेक्टिवली इस वॉल को गाइनेशियम कहते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर. देखिएगा द आउटर टू वर्ल्स इन द फ्लावर्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव. यानी ये कौन सी वर्ल्स हैं सेपल की और पेटल की जिनको केलस और क्रोला कहा है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं. द इनर टू वर्ल्स आर द रिप्रोडक्टिव वर्ल्स और ये आपके पास मैंने बताया था एंड्रोशियम और गाइनेशियम जो स्टेमन और कार्पल पर मुश्तमिल होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जस्टिफाई दैट अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. अच्छा ये बेसिकली जो है ये एवोल्यूशन के प्रोसेस में जो शूट होती है वो डेवलप होती है फ्लावर में. यहाँ आपको एक जो है डायग्रामेटिकली दिखाया गया कि ये बेसिकली एक शूट थी. अब ये पूरी शूट किस में ट्रांसफॉर्म हो गई है फ्लावर में. ये अलग अलग करके हिस्से दिखाए गए. ये बेसिकली सारे पोर्शन साथ साथ होते हैं. अब देखें सबसे पहले ये जो स्टाक होती है फ्लावर की डंडी जो है जिसपे फूल लगता है उसको पेडिसल कहते हैं. ये आपके पास वो पेडिसल आ गई. इसके बाद आपके पास जो है ये जो आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड दिखाई गई ये आपके पास क्या है पेटल्स हैं. उसके बाद आपके पास जो है ये जो है वो सॉरी ये फर्स्ट वर्ल्ड है. ये जो नीचे जो है दिखाई गई ये आपके पास सेपल्स है. इसके ऊपर आपके पास पेटल्स आ रही है. पेटल्स के बाद जो है ये दिखाई गई है आपके पास जो स्टेमन है. ये लास्ट में आपके पास कॉर्पल है. अब ये सारे जो है जो कंपोनेंट्स हैं देखें एक ही जगह से ओरिजिनेट जो है हो रहे हैं. इसमें सिर्फ उन्होंने जो है वो उसको स्टेमन्स के ऊपर ले जाकर दिखाया है. अगर ये सारे कंडेंस होके एक ही जगह से निकल रहे होंगे पार्ट्स तो इस वजह से फिर क्या होता है हम ये कहते हैं कि ये फ्लावर ये क्या है बेसिकली एक कंडेंस शूट है. देखते हैं आंसर.
द फ्लावर इज एक्चुअली अ कंडेंस्ड शूट विद द नोड्स प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, अब नोड बेसिकली क्या होता है? जो शूट जो होती है उस पर पत्ते निकलते हैं, और पत्ता जो होता है उसकी जो निकलने की जगह होती है स्टेम के ऊपर, उसको नोड कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके पास है, ये इसकी नोड है, पेटल की ये इसकी नोड है, ये नोड है, ये बेसिकली उसने क्या किया कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसकी सब की नोड्स क्या होती है, इकट्ठी होती हैं और एक ही जगह से निकलती है, वो दिखाई देती है। The different parts of the flowers are attached to the nodes. All the structure present at one node are collectively called the whorl. अब एक जगह पे जो जितने भी नोड्स पे जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? एक वर्ल कहलाता है। और इस तरह की 4 वर्ल्स होती हैं जिनको केलस, करोला, एड्रोशियम और गाइनिशियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये हम पहले देख चुके हैं, अब दोबारा देख लेते हैं। द आउटर 2 वर्ल्स इन द फ्लावर्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 आपके पास है जी केलेक्स, नंबर 2 आपके पास है कोरोला। केलेक्स की इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कहलाती हैं? सेपल्स। और कोरोला की इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कहलाती हैं? पेटल्स कहलाती हैं। जबकि द इनर 2 वर्ल्स आर द रिप्रोडक्टिव एंड कंसिस्ट ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनीशियम। अब देखिएगा हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये गायनीशियम है, इसके बाद ये स्टेमन वाले जो है ये एंड्रोशियम है, उसके बाद ये रेड येलो कलर के जो है आपके पास पेटल्स हैं, और ये आपके पास है कोरोला, और ये ग्रीन कलर की जो है सेपल्स, सीपल्स या सेपल्स जो हैं ये आपके पास है केलेक्स। केलेक्स और कोरोला जो है ये नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं, जबकि स्टेमन और कार्पल जो है वो रिप्रोडक्टिव होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। द आउटर 2 whorls in a flower are non-reproductive and consist of calyx and corolla. The inner 2 whorls are the reproductive and consist of androecium and gynoecium. अब जो हमारे पास जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो डिफरेंट वर्ल्स हैं उससे रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज केलेक्स, गिव फंक्शन। केलेक्स क्या, इसका फंक्शन लिखिएगा। अभी हमने देख चुके हैं इसे। Calyx is the outermost whorl. It usually green in color. Its individual units, leaflets are called sepals. Sepals protect the inner whorls at the bud stage. ये पहले हम क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज कोरोला, गिव फंक्शन। देखिए कोरोला जो है उसके बाद नेक्स्ट वर्ल है, इट इज ब्राइटली कलर्ड इन इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, और इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट्स है वो क्या कहलाती हैं? पीटल्स या पेटल्स कहलाती हैं। Corolla is the next inner whorl and it is often colored brightly. Its individual units are called as petals. और इनका फंक्शन क्या होता है? They basically attract the insects when they are brightly colored. They attract the insects for pollination. देखिएगा, they serve to attract bees, birds, etc., which are the agents of pollination. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? दिस इज बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड स्टेमन्स। और एक स्टेमन जो है हमने उसको देखा था, ये स्टेमन आपके पास है, ये इसकी एक स्टाक है, उसको फिलामेंट कहते हैं। उसके ऊपर जो क्या होते हैं, ये एंथर्स होते हैं, और एंथर्स के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज स्टेमन। स्टेमन क्या है? ये देख चुके हैं हम। जो है स्टेमन बेसिकली क्या है कि इट इज अ थ्रेड लाइक, इट stamen has a thread like filament at the free end of which anther is attached. ये filament है और उसके ऊपर ये आपके पास क्या anther है? Anther has pollen sacs. इसके अंदर ये देखिए कि pollen sac बनी हुई है, और उस pollen sacs के अंदर जो है ये microspore produce होते हैं by meiosis. A stamen has a thread like filament at the free end of which anther is attached. Anther has pollen sacs in which haploid microspores are produced through meiosis. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डज माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट। ये अब जो प्रोसेस, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रोस्पोर होता है ये बेसिकली डेवलप होकर क्या करता है, जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनाता है। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास जो है ये डायग्राम में दिखाया गया कि ये आपके पास एक जो था ये माइक्रोस्पोर था जो मियासिस से प्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक न्यूक्लियाई को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, एक को जनरेटेड न्यूक्लियस कहते हैं। ऊपर वाला आपके पास जो है ये जनरेटेड न्यूक्लियस है, और नीचे वाला आपके पास जो है ये ट्यूब न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे ये दिखाया गया, ये पॉलिनेशन के प्रोसेस को दिखाया गया। पॉलिनेशन में यहाँ ये जो आपके पास ब्लू कलर है, ये बेसिकली जो है ये जो है उसका कार्पल का हिस्सा है। इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है ये स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा पे जब फॉल करते हैं ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स हैं, तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन।
जब पोलिनेशन हो जाती है तो उसके बाद ये जो ट्यूब न्यूक्लियस आपके पास जो ये नीचे वाला बना हुआ है, ये जो है ये बनाता है पोलन ट्यूब। ये जो आपके पास अब ये पर्पल कलर की जो दिखाई गई है, ये जो है पिंक कलर या पर्पल जो भी है, इससे जो है ये जो पोलन ट्यूब कहते हैं, ये बनाता है ट्यूब न्यूक्लियस। और बाद में इसको फॉलो करता हुआ इसके साथ इसके अंदर चला जाता है जनरेटिव न्यूक्लियस, और जनरेटिव न्यूक्लियस फिर माइटोसिस से दो स्पर्म्स बना देता है। अब ये स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास एक ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है, उसके बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियाई बना चुका है, यानी दो स्पर्म बना चुका है, और पोलन ट्यूब जो है ये बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर ये कहलाता है मेल गैमेटोफाइट। ये स्ट्रक्चर जो है जो पोलन ट्यूब, उसमें दो स्पर्म्स और जो है ट्यूब न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। अभी ट्यूब न्यूक्लियस जो है अब आगे ग्रो करके मजीद जो है वो पोलन ट्यूब कंस्ट्रक्ट करेगा। ये स्ट्रक्चर कहलाता है male gametophyte. So each microspore undergoes mitosis and produces two nuclei, a tube nucleus and a generative nucleus. The generative nucleus again undergoes mitosis and produces two sperm. So a germinated microspore has a tube nucleus and two sperms. यानी हर जो germinated microspore है उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है और दो उसके पास क्या है, जो है उसमें स्पर्म मौजूद है। All these structures are the male gametophyte generation of plant, और ये सब collectively क्या कहलाते हैं, male gametophyte कहलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। Each microspore undergoes mitosis and produces two nuclei, a tube nucleus and a generative nucleus. यहाँ ये बात याद रखिएगा कि माइक्रोस्पोर itself जो है मियोसिस से बना था और वो हैप्लाइड था, तो उसके बाद अब उसमें जब भी माइटोसिस होगी उससे जितने भी सेल जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे, all of them will be हैप्लाइड। The generative nucleus again undergoes mitosis and produces two sperm. So a germinated microspore has a tube nucleus and two sperms. All these structures are the male gametophyte generation of the plant. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गायनीशियम। गायनीशियम क्या होती है? गायनीशियम बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और जो है इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं वो कार्पल कहलाती हैं या पिस्टल कहलाती हैं। और एक कार्पल जो होता है उसके जो है ये आपके पास डायग्राम बनी है, तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ये ओव्यूल होते हैं जो बेसिकली डेवलप होके मैक्रोस्पोर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज कार्पल है। अब कार्पल का आंसर देखते हैं। जैसे देखा, कार्पल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, इसके तीन हिस्से होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। बेसल ओवरी, मिडिल स्टाइल एंड अपर स्टिग्मा। अब ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये आपके पास स्टिग्मा है। इनसाइड ओवरी देयर आर वन टू मैनी ओव्यूल्स। जो ओवरी होती है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो है ये ओव्यूल जो है वो होते हैं, यहाँ पे एक दिखाया गया। और ये जो ओव्यूल होता है, वन हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड इन ओव्यूल थ्रू मियोसिस। और हर ओव्यूल के अंदर एक हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है मियोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाउ डज मैक्रोस्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट जो उसमें मैक्रोस्पोर कैसे डेवलप होता है, देखिएगा ये जो है इसका जो है पूरी डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाई है मैंने। एक जो मैक्रोस्पोर जब डेवलप हो गया था तो उसके अंदर जो है ये जो एक न्यूक्लियस था उसमें जो है माइटोसिस हुई और एक से दो न्यूक्लियाई बने, उसमें फिर माइटोसिस हुई, दो से चार बने, उसमें फिर माइटोसिस हुई और चार से आठ न्यूक्लियाई बन गए। उन आठ में से तीन एक पोल की तरफ गए, और बल्कि चार एक पोल की तरफ गए और चार दूसरे पोल की तरफ गए। और फिर उन चारों में से जो है, जो ऊपर वाले चार में से उसमें से एक मिडल में आया और नीचे वाले चार जो है उसमें से भी एक मिडल में आया, और वो आपस में फ्यूज हो गए और फ्यूज होकर उन्होंने आपस में फ्यूजन न्यूक्लियस बना दिया। अब इस तरह ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर जो है ये एक मैक्रोस्पोर जो है उसके अंदर अब 7 न्यूक्लियाई मौजूद हैं, जिसमें जो है तीन और ये तीन, छह जो है ये हैप्लाइड है, और ये जो एक दरमियान में मौजूद है ये आपके पास जो है ये डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस है। और ये जो नीचे वाले तीन है इसमें जो सेंटर वाला है ये एग न्यूक्लियस होता है। यानी टोटल 7 न्यूक्लियाई की जो स्टेज होती है जो मैक्रोस्पोर जो है उसमें माइटोसिस से बनती है, प्लांट्स के अंदर जो है ये कहलाती है फीमेल गेमेटोफाइट। देखिएगा आंसर, इनसाइड ईच ओव्यूल वन हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड थ्रू मियोसिस। मैक्रोस्पोर जर्मिनेट इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन। ये फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन बनाता है। कैसे बताता है, मैंने आपको बताया था। डेरिकेट मैक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस एन एग सेल एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स फिगर न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 सेल बनते थे, चार एक पोल की तरफ गए, चार दूसरे पोल की तरफ गए।
ऊपर वाले चार में से एक मिडिल में आया, नीचे वाले चार में से भी एक मिडिल में आया, दोनों आपस में फ्यूज हुए, उससे फीयो न्यूक्लियस बना। और ये फीयो न्यूक्लियस जो है ये इसमें एक डिप्लॉइड सेल है, बाकी सारे हैप्लॉइड सेल्स हैं, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फीमेल गेमेटोफाइट। इसको कहते हैं 7 न्यूक्लियाइड स्टेज। क्या कहते हैं इसको? 7 न्यूक्लियाइड स्टेज जो है, जो ये कहलाती है फीमेल गेमेटोफाइट। ड्यूरिंग देखिएगा, ड्यूरिंग इट मैक्रोस्पोर अंडरगोस माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस एन एग सेल एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। Egg cell and associated structures are the female gametophyte generation of plant। अब इस एग सेल जो है उसके अंदर, ये एग सेल में जो है आपके पास ये एग सेल है, और जो है आपके पास फियो न्यूक्लियस है। ये बाकी कुछ जो है इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है? इनसाइड ओवरी देयर आर वन टू मेनी ओव्यूल्स। एक से ज्यादा ओव्यूल ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, और हर, अभी आपने देखा था कि हर ओव्यूल के अंदर जो है एक मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है मियासिस से, और वो हैप्लॉइड होता है। इनसाइड ईच ओव्यूल वन हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड थ्रू मियोसिस। किससे होता है? मियोसिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या होती है? हम आगे जाके देखना है भी ऐसे। पोलन ट्यूब बेसिकली हमने पीछे देख भी चुके हैं, उससे जो है जब जो है ये मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हो रहा था। A germinated microspore has ट्यूब न्यूक्लियस, उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है और एक जनरेटिंग न्यूक्लियस था। अब हम सिर्फ यहाँ ट्यूब न्यूक्लियस की बात करेंगे। आफ्टर पोलिनेशन द ट्यूब न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट अ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनाता है। द पोलन ट्यूब कंटेन्स द ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म्स, जैसा कि हम देख चुके हैं। द ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल एंड ओवरी एंड एंटर्स ओव्यूल। अल्टीमेटली जाके इसने जो है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस जो है उसने जाके ओव्यूल में जाके एंटर होना जाके, और जो है उसमें जो है उसने बेसिकली एक सुराख कर देता है उसके अंदर। जब एंटर होता है, बस्ट हो जाता है वहां जाके, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, और वहां उसमें एक सुराख जो है वो कर देता है, और सुराख से दोनों स्पर्म उसमें एंटर होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं जाके एग को। हियर इट बर्स्ट एंड रिलीजेस द स्पर्म्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ। A germinated microspore has tube nucleus. After pollination, the tube nucleus constructs a pollen tube. The pollen tube contains a tube nucleus and two sperms. The tube grows through the style and ovary and enters ovule. Here it bursts and releases the sperms. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो स्पर्म बनते हैं, और पीछे हम देख चुके थे कि एक जो है जो स्पर्म होता है उसमें फीमेल न्यूक्लियस के साथ मिलता है, और एक स्पर्म जो है वो एग न्यूक्लियस के साथ जाके मिलता है। दोनों एक एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, और एक जो है फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है उससे। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। So in flowering plant, fusion of one sperm with egg nucleus and second with the female nucleus is called double fertilization। एक और साइड इंफॉर्मेशन आपके पास दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोफ्रॉस्टस इन बॉटनी। बॉटनी में थियोफ्रॉस्टस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, देखते हैं इसका जो है जो आंसर है आपका। देखिएगा आपके पास है, Theophrastus was a Greek philosopher and he laid a solid foundation of botany including the morphology and functions of flowers। इसका जो बेसिक काम था, बेसिकली इसने प्लांट्स के अंदर ये बताया कि उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। जैसा कि अब आपने पढ़ा कि स्टेमन मेल पार्ट है, और जो है जो कार्पेल है वो फीमेल पार्ट है, यानी ही डिटरमिन सेक्स इन द फ्लावर्स। और इसी तरह से इसने जो है ये भी बताया कि मेल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे जो सिर्फ फीमेल होते हैं। यानी कुछ प्लांट्स के फ्लावर में सिर्फ स्टेमन पाया जाता है, और कुछ प्लांट्स के फ्लावर में सिर्फ कार्पल पाई जाती है। तो जिसमें सिर्फ स्टेमन होंगे वो मेल फ्लावर कहलाएंगे, जिसमें सिर्फ कार्पल होगी वो फीमेल प्लांट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है, ही आल्सो डिस्क्राइब द पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। इसके अलावा इसने जो है फ्लावर्स में पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया। इसके बारे में भी कभी कभार जो है शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ जाता है। राइट डाउन कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोफ्रॉस्टस इन बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी चेंजेस आती हैं? अब ये देखें, यहाँ पे पीछे जो है हम देख जो है जो क्वेश्चन पढ़ते आए हैं कि देखिएगा, अब आपके पास जो है ये दो स्पर्म जो है ये ट्यूब न्यूक्लियस के जरिए आए। एक आके इसके साथ मिल गया जो है वो एग न्यूक्लियस के साथ, उसको उसने डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया, और एक इसके साथ आके मिल गया, और उसने जो है इसको बना दिया है ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म। अच्छा, अब ये जो कार्पल जो थी, इसके जो बाकी हिस्से होते हैं स्टिग्मा स्टाइल वगैरह जो है वो सारे डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है इसमें एंडोस्पर्म टिश्यू एज सच ऐसे ही रह जाता है, या फिर ये कॉर्निडन में चला जाता है।
और इसके अलावा जो एग जो जाइगोट अब बन गए हैं ये डेवलप होके एम्ब्रियो बना जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को। देखिएगा, zygote develop into embryo and endosperm nucleus. Zygote develops into embryo and endosperm nucleus develops into endosperm tissue. Food of growing embryo. ये बेसिकली एंडोस्पर्म टिश्यू जो होता है एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करता है। ओव्यूल देन बिकम्स सीड एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और ओवरी जो होती है, खासतौर पर जो ओवरी की जो वाल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट वाल में या फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के थोड़ा सा डिटेल से जो है उसमें मैंने जो है बताया क्वेश्चंस को। और मेरे ख्याल ये जो हमारी ये लास्ट स्लाइड है हमारी इसकी और टॉपिक की। एंड पे वही बात जो मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो उसको तो कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये क्वेश्चन जो हैं ये जो टॉपिक्स हैं इस तरह से पसंद आते हैं इसको तो जरूर लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।